स्टूडेंट यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित और मैं आपके प्यारे पांडे सर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आज हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर होगा 17 और फ्रिक्शन की यदि बात करें तो फ्रिक्शन का ये होगा हमारा लेक्चर नंबर 7 और आज हम लोग एक पढ़ने वाले हैं वेज फ्रिक्शन। ठीक है, वेज फ्रिक्शन। अब वेज क्या है इसका बहुत एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताएं, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट बताएं। तो कई बार आप चलते गाड़ी में क्या करते हैं, कोई गाड़ी चल रही है थोड़ी सी ऊंचे वाले रोड पे है, अब आपको यहीं पर रोकना है, गाड़ी को यहीं पर रोकना है। ये आपका गाड़ी है मान लीजिए, अब गाड़ी को यहीं रोकना है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर एक पत्थर लगा देते हैं, यहाँ पर एक स्टोन लगा देते हैं, ठीक है ना, जिसका शेप कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है, अब इस तरह का शेप है तो ये क्या करेगा कि ड्यू टू हेवी फ्रिक्शन इट विल नॉट रिवर्ट बैक दी व्हीकल, गाड़ी को नीचे नहीं आने देता है। ठीक है, तो कई बार आए दिन आप ट्रक वगैरह में और इस तरह का आप देखते होंगे, थोड़ा सा इमेजिनेशन कर लीजिए। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है फ्रिक्शन का ही लगता है। जब फ्रिक्शन पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि कोई भी ब्लॉक है ये जब मूव करेगा तभी जब इधर का लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स आप लगाएंगे। ठीक है, मतलब फ्रिक्शन यदि ज़्यादा होगा, अच्छा फ्रिक्शन क्या है, जो आपका ये फ्रिक्शनल है फोर्स F इक्वल टू म्यू इंटू आर बताए थे, F इक्वल टू म्यू इंटू आर, और आर क्या है, ये नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन डिपेंड करेगा किस पे, ये वेट पर, वेट ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, एंड म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो इस तरह से ये लिमिटिंग फ्रिक्शन और ये सारी चीजें हमने बताए थे। अब थोड़ा सा आपको याद आ गया होगा यदि आप ये हमारे लेक्चर्स को रेगुलर देखते होंगे तो। अब वेज फ्रिक्शन कहां से आया, वेज फ्रिक्शन दो काम करता है। एक तो यहाँ पर जो है आपको हमने कॉन्सेप्ट बताया, दूसरा एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई ब्लॉक है, ठीक है, ये कोई ब्लॉक है इसके ऊपर और ये ब्लॉक कुछ इस तरह से है, मान लीजिए। अब इसको उठाना है, ठीक है ना, तो आप कैसे उठाते हैं ध्यान दीजिए। इसको उठाने का एक तरीका है कि यहाँ पर आप वेज लगा देते हैं, ये वेज लगा देते हैं। ठीक है, ये हो जाता है वेज। अब इसको आप पुश करते हैं तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिक ऊपर अपलिफ्ट होगा। ये क्या होगा, ऑटोमेटिक अपलिफ्ट होगा, होगा कि नहीं, ये ऑटोमेटिक अपलिफ्ट तो हो गया, ठीक है ना। अब ये चूंकि हेवी फ्रिक्शन है तो ऑटोमेटिक जो है ये नीचे नहीं आता है, जहां लिफ्ट हुआ वहीं का वहीं रह जाता है। जैसे स्क्रू फ्रिक्शन में स्क्रू जैक देखे होंगे, उससे गाड़ी अपन उठा देते हैं, जब तक नीचे लाएंगे नहीं, ठीक है ना, वो आएगा नहीं। तो ऊपर कैसे टिका हुआ रहता है, ठीक है ना, ओनली बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, ठीक है ना, एंड दैट विल बी कॉल्ड स्क्रू फ्रिक्शन। लेकिन यहां पर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, वेज फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो इस जो शेप है ना, इस तरह के जो एक लकड़ी का टुकड़ा इस तरह का यूज करते हैं हम लोग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेज फ्रिक्शन या वेज, ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेज फ्रिक्शन या वेज। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर ये हो गया आपका क्या, वेज। ठीक है दोस्तों, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना। अब कोई आपसे पूछता है कि वेज है क्या, तो सिंपल हम यदि यहाँ पर लिखना चाहें कि वेज क्या है, तो बेसिकली इट इज ए पीस ऑफ मेटल, इट इज ए पीस ऑफ, इट इज ए पीस ऑफ मेटल, और वुड लकड़ी भी हो सकता है, वुड पत्थर भी हो सकता है कई बार, ठीक है ना, इन शेप ऑफ, इन ए शेप ऑफ, इन ए शेप ऑफ प्रिज्म whose normal section, नॉर्मली जो है नॉर्मल सेक्शन इज ट्रायंगल। ये जनरली ट्रायंगुलर होता है लेकिन अदर शेप भी हो सकता है। इट इज जनरली यूज फॉर स्लाइट एडजस्टमेंट इन द पोजीशन ऑफ बॉडी लाइक दिस, ठीक है ना। कई बार जो है व्हीकल में तो यूज करते ही करते हैं, एक आपने देख लिया, कई बार कीज में, ठीक है ना, कीज एंड साफ्ट में भी इसको यूज करते हैं, साफ्ट को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है ना, फॉर लिफ्टिंग द हेवी लोड, लिफ्टिंग
हेवी लोड को जो है, हेवी लोड, जैसे ये नहीं उठ रहा है, इसको उठाना है तो धीरे से, इधर तो स्लाइस टाइप से पतला है तो इसको लगा दिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत हेवी लोड है, ठीक है, अब इसको उठाना है तो उठेगा नहीं, तो इस तरह का एक जो है सिंपल शेप वाला, ठीक है ना, सिंपल शेप वाला यहाँ लगाए और इधर से पुश करते हैं तो ये क्या होगा, चूंकि ये तो पतला है तो पहले घुस जाएगा और जैसे घुस जाएगा तो ये अपने लिए जगह बना लेगा। इसको इधर पुश करते जाएंगे, फिर छोड़ देंगे तो ये ऑटोमेटिक बाहर नहीं निकल पाता है। क्यों? कि फ्रिक्शन इस सरफेस के बीच में, ठीक है ना, इसके बीच में और इसके बीच में सरफेस फ्रिक्शन ज्यादा होता है, ठीक है ना। दैट मीन्स द प्रॉब्लम ऑफ वेज आर बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। अब इंक्लाइंड प्लेन यदि आपको याद दिलाएं तो इंक्लाइंड प्लेन के काफी सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, और इंक्लाइंड प्लेन पे कम से कम 4 से 5 वीडियो इस तरह का हम आपको दे चुके हैं, ठीक ना। आप इस तरह का 4 से 5 वीडियो देखे होंगे, ठीक है, कि किस तरह से इंक्लाइंड प्लेन पर यह हमारा ऊपर आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है। और इसके रिएक्शंस भी निकाले थे, सब निकाले थे, फार्मूला भी निकाल करके आपको दे चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 काम करता है। यहाँ पर यदि हम फार्मूला की बात करें तो 2 फार्मूला आता है, एक तो लामीज थ्योरम, लामीज थ्योरम से वेज प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और दूसरा आता है इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, और ये दोनों के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये 2 मेथड है कि लामीज थ्योरम से और इक्विलिब्रियम कंडीशन से वेज फ्रिक्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले भी जरूरी है कि आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाते आना चाहिए। दैट मीन्स कि फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप, इस तरह से ये 3 स्टेप हो गए आपको वेज फ्रिक्शन के जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब ये सॉल्व कैसे करते हैं तो थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर एक छोटा सा क्वेश्चन करके आपसे विदा लेंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले कि यहाँ पर आपका कोई ब्लॉक है, ये हम इसलिए बना रहे हैं इस टाइप से ताकि आपको समझने में आसान हो। अब इसी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर एक, ठीक है, और दूसरा ये वेज कैसे है, देखिए यहाँ पर ये वेज हो गया, ठीक है ना। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ कहाँ लग रहा है, एक तो ये पी फोर्स आप देख रहे हैं, ये पी फोर्स जो भी आप लगा रहे हैं वो तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है ये इसके ऊपर लगाएगा और ये इसके ऊपर लगाएगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे कि नहीं, ठीक है ना। दैट मीन्स अच्छा, ये जब ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ भी नीचे की ओर लगेगा कि नहीं, और नीचे की ओर लगेगा तो एक इधर भी लगेगा। दैट मीन्स कि पहले इसको यदि हम ध्यान दें तो ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, ये आपका वाल है, तो ये इस वाल में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दैट मीन्स कि इधर आपका आर भी लगेगा, आर बी, और ऊपर की ओर क्या लगेगा जो है एफ बी, मतलब इसको पॉइंट बी माने होंगे, मान लीजिए एफ बी मान लीजिए या R1 मान लीजिए, तो इसका रिजल्टेंट मतलब इस तरह से लगेगा कि नहीं, और कितने एंगल पे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पर, इसको आप मान लीजिए क्या R1। फिर अब यहाँ लगेगा यही नॉर्मल रिएक्शन कितने 90 डिग्री पर, तो ये रहेगा, तो रिएक्शन कहाँ लगेगा, इस के परपेंडिकुलर। दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या मान लीजिए R2, और एंगल कितना हो गया फाई। ध्यान दीजिए ये R2 और ये R2 दोनों सेम होगा, ये R2, ठीक ना। और ये भी जो है आपका जो प्लेन का 90 डिग्री वाला पार्ट है उससे कितने एंगल पर, फाई पर। यदि यहाँ फाई है यहाँ भी फाई होगा, तो ये R2 और R2 सेम है। और फिर यहाँ पर एट लास्ट जो है जब आप इसको इधर पुश करेंगे तो यहाँ भी लगेगा, और ये नॉर्मल रिएक्शन, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ निकलेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या लगेगा R3 मान लीजिए, क्या मान लीजिए R3, और ये कितने एंगल पर, फाई एंगल पर, क्या हो गया फाई एंगल पर। तो ये हो गया फोर्सेस ऑन वेज
कौन कौन सा फोर्स लगा वेज के ऊपर, तो दो तरह का तो रिएक्शन से लग गए, और एक जो आप लगा रहे हैं। और फोर्स ऑन बॉडी, ये देखिए क्या है, फोर्स ऑन बॉडी, फोर्स ऑन बॉडी, ठीक है। तो अब वेज फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि कुल मिलाकर के हमें करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो है फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले बना लेना है। अब देखिए एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना, न्यूमेरिकल करते हैं, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और आसान हो जाएगा आपके लिए। मान लीजिए कि जो है एक आपका वेट है, ठीक ना, ये वेट है और इसके ऊपर जो है एक वेज जो है आप लगाए हुए हैं, ठीक है। और ये जो है आपका ये, और इधर ये क्या है, वाल है, और ये क्या है, ग्राउंड है, ठीक है ना। इसको ऊपर हमें लिफ्ट करना है। इसकी वेट जो है मान लीजिए 2 किलो न्यूटन या 2000 न्यूटन, जो भी लिखना हो, 2 किलो न्यूटन है। और यहाँ पर आप क्या लगा रहे हैं, एक पी फोर्स लगाएंगे इसको जो है बैलेंस करने के लिए। ये एंगल ऑफ वेज जो है कितना है, 15 डिग्री। अब क्वेश्चन जो है मैं अब लिखूंगा नहीं, सिंपल बोल देता हूँ, और बोलने के साथ ही जो गिवन है उससे आप समझ लीजिएगा कि ब्लॉक वेइंग 2000 न्यूटन, तो ब्लॉक का वेट कितना दे दिया आपको, 2 किलो न्यूटन या 2000 न्यूटन, जो भी लिखने की इच्छा हो आपको, ठीक है। ओवरलाइंग ए 15 डिग्री वेज ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर, हॉरिजॉन्टल फ्लोर जिसकी वेज 15 डिग्री है वहां पर लाई कर रहा है अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल which is to be raised by applying a horizontal force P on the wedge, assuming the coefficient of friction between all surfaces in contact is 0.3। जहां भी जरूरत पड़े म्यू की वहां पर निकाल लीजिए। What should be the minimum horizontal force, P कितना होना चाहिए, ठीक है ना, to keep this block in equilibrium, ठीक है। तो ये आपको दिया है, ये आपको निकालना है। अब देखिए हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, सिंपल इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब जैसा कि हम यहाँ समझाए हैं आपको, ठीक है ना, ये भी थोड़ा सा हम दिखाते जाते हैं कि किस तरह से हम ब्लॉक के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम तोड़े हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने लगाया, क्या लगाए, R1, ये क्या हो गया R1, और एंगल कितना था यहाँ से 5, ऑब्वियसली 5 होगा, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि यहाँ देखिए ये होता है R और ये क्या होता है F, और इन दोनों से जो रिजल्टेंट जाएगा वो होगा R। ये RB हमको लिखना चाहिए था, FB लिखना चाहिए, जिसको हम B मानते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक ना। इसका नामकरण कर लेते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट देखिए, ये A मान लीजिए, ठीक ना, ये B मान लीजिए, ये C मान लीजिए, ठीक ना, ये पॉइंट D मान लिए, ये पॉइंट आपका D, ये मान लीजिए E, ये F, और ये क्या मान लिए G, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग R1 यहाँ लगा, उसके बाद R2 यहाँ लगेगा, तो R2 जो है यहाँ पर मान लीजिए ये लगा R2 कितने डिग्री पर बताए थे आपका 5, ये जो एंगल होगा यहाँ से ये 5, बाद में ये 5 और 15 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है ना, ये R2। और जब R3 की बात किए थे, R3 कहाँ पर था, ये देखिए नीचे है R3, ठीक है। तो नीचे R3 दैट मीन्स कि यहाँ पर कहीं लगेगा, ठीक है ना, R3, और ये एंगल कितना होगा, अगेन 5, ठीक है। दैट मीन्स कि इसकी यदि हम सिर्फ आपको थोड़ा सा दिखाएं, किसकी, वेज की, तो वेज पर कितना कितना फोर्स लग रहा है, देखिए तो यहाँ पर ये क्या लगा P, यहाँ पर क्या लगा R2, और यहाँ क्या लगा R3, और ये एंगल 15 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम जो है क्या करेंगे, फोर्सेस को ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले रिजॉल्विंग दी फोर्सेस हॉरिजॉन्टली, ठीक ना, देखिएगा यहाँ पर हम एक एक लिख करके आपको बताएंगे, ठीक ना। क्या लिखेंगे सबसे पहले, रिजॉल्विंग
दी फोर्सेस हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली फोर्स को हम जब रिजॉल्व करेंगे तो कहाँ क्या क्या आ रहा है वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए रिजॉल्व जब आप करेंगे तो एक तो सबसे पहले ये R1 आप देख रहे हैं, R1 का दो कंपोनेंट उठेगा कि नहीं, एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट, ये फाई है तो ये फाई, तो R1 कॉस फाई। अच्छा, ये इस कॉस फाई का वैल्यू क्या होता है, ठीक है, तो म्यू इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, टेन फाई। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स म्यू, दैट मीन्स की क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 0.3। ठीक ना। अब टेन इनवर्स 0.3 का कैलकुलेटर में वैल्यू आप देखेंगे तो इट विल कम अराउंड 16.7 आएगा। ठीक है, क्या आ गया 16.7। तो यहाँ पर दो वैल्यू ब्रेक करेंगे, क्या हो जाएगा, R1 कॉस फाई, फाई का वैल्यू 16.7 रखना है, आप ध्यान रखिएगा। और दूसरा क्या है, ये R2 किसके लिए हम ब्रेक कर रहे हैं, इस ब्लॉक के लिए। ठीक ना, तो ब्लॉक पर आप ध्यान देंगे तो दो फोर्स लग रहा है कि नहीं, ये आपका क्या है, ब्लॉक है। ठीक ना, तो एक तो आपका ये R1 लगा, तो R1 का दो, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये R1 क्या हो जाएगा, साइन फाई, और ये R1 कॉस फाई। फिर ये R2 कहाँ लग रहा है, यहाँ पर, और ये R2 का दो कंपोनेंट। ठीक ना, दिस कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये फाई है और ये कितना है 15 डिग्री। तो यहाँ से आप ब्रेक करेंगे तो ये 15 और प्लस फाई, ये एंगल जो होगा आपका, यहाँ लिख देते हैं 15 प्लस फाइव। ठीक है, 15 प्लस फाइव मतलब 15 प्लस फाइव का वैल्यू अभी कहीं निकाले हैं 16.7। 16.7 तो 15 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 31.7 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये R2 और ये ब्लॉक का दिख ही रहा है आपको। ठीक है, तो अब हम ब्रेक करें, देखिए यहाँ पर R1 cos फाई, इस ब्लॉक के लिए हम कर रहे हैं ब्रेक, R1 cos फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये R2 और ये वाली जा रही है ना, तो ये जो है आपका कॉस कंपोनेंट हुआ, ये साइन कंपोनेंट, तो R2 साइन मतलब ये और ये, तो R2 साइन 15 प्लस 16 दैट मीन्स की R2 साइन और 15 प्लस 5 मतलब क्या हो जाएगा, ये R1 कॉस 16.7 इक्वल टू R2 साइन, इसका कितना निकाले थे 31.7। इसमें आपको एक रिलेशन निकल गया, अब निकालेंगे तो R2 इक्वल टू 1.8 R1, एक रिलेशन निकल करके आ गया। ठीक ना, अब हम क्या करेंगे, इसी ब्लॉक का जो आप ब्लॉक देख रहे हैं, इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो R1 साइन फाई और ये R2 कॉस 31.7 रिजॉल्विंग। ये किसकी बात हम कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बॉडी की, वेज की नहीं। अब क्या लिखेंगे, रिजॉल्विंग दी फोर्सेस वर्टिकल फोर्स निकालेंगे तो क्या होगा, देख लीजिए आपके सामने है R1 साइन फाई और ये R2 कॉस फाई, R1 साइन फाई और R2 कॉस 15 प्लस फाई, फाई का वैल्यू 16.7 रखेंगे। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिए ना, वर्टिकली में इसका वेट हम लोग कहाँ छूट गए भाई, ये भी तो वेट भी तो लग रहा है, देखिए ना इसका वेट तो दिया है ना, वेट तो लगेगा, तो वेट जो लगेगा वो कितना है 2 किलो न्यूटन, तो ये वेट भी तो जुड़ जाएगा, कहाँ पर, यहाँ पर जुड़ेगा ना, क्योंकि ये यहाँ पर नीचे की ओर लग रहा है, तो क्या हो जाएगा 2000 सीधा जोड़ देते हैं, किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट कर दिए, तो ये 2000। ठीक है, 2000 और प्लस यहाँ पर R1 साइन क्या 15 डिग्री और इक्वल टू R2 की जगह क्या लिख लें 1.8 R1 और कॉस
31.7। इससे आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, इससे जब आप सॉल्व करेंगे ना तो क्या आ जाएगा आपका, इससे जो है आप सॉल्व करेंगे तो R1 निकल करके आ जाएगा, और R1 आपका निकल करके आ रहा होगा अप्रोक्सीमेटली 1585 न्यूटन। जब R1 निकल गया तो R2 भी निकाल सकते हैं। R2 आपका कितना निकल करके आएगा, इसको 1.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2887 न्यूटन आ जाएगा। तो R1 और R2 देखिए इतना ज़्यादा है तो आपको यहाँ समझ में आ भी रहा होगा कि R2 तो ज़्यादा होगा, R1 तो कम होगा। कॉमन सेंस भी आपका यहाँ पर काम कर रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया किसकी राम कहानी, आपके बॉडी की। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका ये आपका निकल करके आ गया, R1 निकला 1585 और R2 निकल गया आपका 2887 न्यूटन। ठीक है, ये आपका दोनों आंसर R1 और R2 निकल गया। ठीक है, अब आ जाइए हम बात करते हैं किसकी, वेज की। ठीक है ना, नाउ कंसिडरिंग दी, अब क्या लिखेंगे, कंसिडरिंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ वेज। ठीक है ना, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द वेज। अब इसका निकालेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखाना जरूरी है हमारे लिए। ठीक है ना, ये देखिए यही वेज है। एक बार वेज को यहाँ पर फिर से हम ब्रेक कर देते हैं। देखिए यही वेज है ना आपका, और ये वेज हो गया। ये आपका क्या लग रहा था, R2, ये क्या लग रहा था R3, और ये क्या लग रहा है P। सही है, यही है ब्लॉक का। अब R2 ऑन द ब्लॉक पेज, जो R2 यहाँ लग रहा था वही R2 यहाँ पे लग रहा है, सेम है। और जो R3 यहाँ लग रहा है यही R3 को हम यहाँ दिखाए हैं, और ये P तो आप लगाए हैं, जो निकालना ही है अपने को। ठीक है, तो इसको अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, रिजॉल्विंग द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। यही तो दो है ही अपने पास ना, यही दो रहता है। तो सबसे पहले चूंकि वर्टिकल में कम है तो हम पहले वर्टिकल निकालते हैं। रिजॉल्विंग दी फोर्सेस, रिजॉल्विंग दी फोर्सेस वर्टिकली आप निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो ये R3 का दो कंपोनेंट टूटेगा आपका, और ये एंगल हम बताए थे कितना है फाई। तो R3 और ये दो कंपोनेंट, कौन कौन सा कंपोनेंट होगा आपका, एक कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट। ये वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, R3 cos फाई, फाई का वैल्यू 16.7 रखेंगे, ध्यान रखिएगा। और R2 अभी अभी हम लोग तोड़े हैं, कितना हो जाएगा 15 प्लस 5, अभी तोड़े हैं ना हम लोग, यहाँ साइन था तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, देख लीजिए यहाँ पर वर्टिकल क्या हो जाएगा cos। ठीक है, और R2 का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, देखिए यहाँ पर R2 का निकाल चुके हैं, तो हम डायरेक्ट R3 का नहीं निकाल सकते हैं क्या, तो निकाल सकते हैं सर। और ये निकलेगा आपका 2560 के आसपास निकलेगा। एक बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों। ये तो क्या होता है कि हम लोग को पढ़ाते पढ़ाते याद रह जाता है, अदरवाइज मैं भी कैलकुलेटर यूज करता हूँ, कई सारे आप वीडियो में देखे होंगे कैलकुलेटर यूज करना पड़ता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को कई बार अपन क्लास में बता चुके होते हैं, इसलिए ये वैल्यू याद हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन आपको तो याद नहीं रहेगा। ठीक है ना, और कोई जरूरी नहीं है कि एज सेम यही डाटा एग्जाम में आ जाए, हालांकि आ भी जाता है कई बार क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट जो है आप ये मान करके नहीं चलिए कि यही क्वेश्चन आएगा। तो ये वर्टिकल तोड़ लिए थे। नाउ रिजॉल्विंग द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली, द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली ऑन वेज। जिस तरह से लेडर फ्रिक्शन में मोमेंट लेना पड़ता था, यहाँ मोमेंट लेने की जरूरत पड़ती नहीं है। अब इधर से क्या लग रहा है P, और इसका दो कंपोनेंट इधर से वर्टिकल तो हम तोड़ लिए हैं, और ये R3, तो इधर से क्या लग रहा है P इक्वल टू क्या होगा, इधर से क्या लगा आपका R3 साइन फाई, यहाँ कॉस कंपोनेंट था वर्टिकल, वर्टिकल कॉस कंपोनेंट, ये साइन कंपोनेंट, अब प्लस ये R2, R2 क्या हो जाएगा साइन कंपोनेंट, R2 साइन और क्या
15 डिग्री वेज फ्रिक्शन था ना, 15 डिग्री, और 5 प्लस 5, देखिए तो यहाँ पर R3 का वैल्यू आप अभी निकाले हैं 2560, साइन 15 मतलब 16.7 डिग्री, प्लस R2 का वैल्यू भी आप निकाले हैं 2887 साइन 15 प्लस 16.7। अब यहाँ से आप निकालेंगे तो डायरेक्ट P का वैल्यू निकल करके आता है आपका, और ये P की वैल्यू जो निकल करके आएगी ये आपका आता है लगभग 2255 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व, क्योंकि यही तो P पूछ रहा था। तो अब यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन था, अब ये क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं R2 कितना निकला आपका, यहाँ पर R2 बताइए वैल्यू 2887, R3 कितना निकला है दोस्तों, देखिए अभी निकाले हैं कहीं पर 2560 आप लिख सकते हैं 2560, और ये R1 कितना निकला है आपके सामने है, ये 1585 देख लीजिए 1585 न्यूटन, और जो है P जो निकालना है था मेन तो यही था, तो ये कितना निकला है 222255, ठीक है, यही मेन था। लेकिन बिना R1 R2 R3 निकाले, ठीक है ना, ये P तो निकलना नहीं था, ये P निकालने के लिए तो अब आपको समझ में आया होगा कि वेज फ्रिक्शन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दोस्तों सबसे पहले क्या है, सबसे पहला काम है आपका कि आप फ्री बॉडी डायग्राम तोड़ें, और इक्विलिब्रियम कंडीशन, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में बता चुके हैं कि टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 कर दीजिए, टोटल वर्टिकल फोर्स 0 कर दीजिए, और टोटल मोमेंट की जरूरत वेज वाले आएगा नहीं, यदि आ जाए तो कर दीजिएगा, अदरवाइज आएगा नहीं। लेडर फ्रिक्शन में जरूर आता है, तो ये दो ही आप रखेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो उसी में आपका निकल जाता है सब कुछ, और जरूरत पड़ा तो लामीज थ्योरम यूज कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आई होप वेज फ्रिक्शन का कोई भी क्वेश्चन अब एग्जाम में या कहीं भी किसी भी तरह से पूछता है तो आप बना पाएंगे, ठीक है ना। तो ये था वेज फ्रिक्शन का क्वेश्चन। वेज फ्रिक्शन के ऊपर हमने एक न्यूमेरिकल भी कर दिया, ठीक है, देख लीजिए ये न्यूमेरिकल है आपके सामने, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो स्किप करके देखने की आदत मत डालिए, थोड़ा पेशेंस रख करके इसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद क्या होगा कि जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर आप करते रहिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी हमने बताया कि किस तरह से आपको दिखाया हमने कि किस तरह से वेज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, और फिर इसके कंपोनेंट्स को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स को ब्रेक करके किसके लिए पहले किसके लिए किए हैं, बॉडी के लिए किए हैं। देखिए यहाँ पर पहले बॉडी क्या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर लिए, तो R1 R2 निकल गया, फिर वेज का कर लिए हैं, एक बार वर्टिकल और दूसरी बार हॉरिजॉन्टल, तो हमारा ये निकल गया आंसर, ठीक है। तो आज यहीं तक, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड इट वुड बी मोर thankful if you share all these video with your classmate, कर भला तो हो भला, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।